Audio Jungle. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नया किराया कानून मंजूर कर राज्यों को भेजा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, नया कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार के विवाद को जल्दी निपटाने के लिए एक किराया अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल का भी होगा गठन। कोविड की दूसरी लहर की रफ्तार अब पड़ रही है कमजोर। दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 6.57%। पिछले 24 घंटों में 1,32,000 नए मामले, 21 करोड़ 85 लाख वैक्सीन की दी गई खुराक। मई महीने में भी दी गई 6 करोड़ 10 लाख खुराक। पीएनबी घोटाला मामले का आरोपी और फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले की आज डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का दावा, विपक्षी पार्टी मेहुल चोकसी को बचाने की कर रही है कोशिश। नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने अवसाद और तनाव के साथ अपने संघर्ष का खुलासा करने के बाद ग्रैंड स्लैम से हटने के लिए बहादुर और साहसी नाओमी ओसाका को किया सलाम। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को आज मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विषय में जानकारी देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नया किराया कानून मंजूर कर राज्यों को भेजा है। इस कानून से नए कानून पर मकान मालिक और किराएदार के विवाद को जल्दी निपटाने के लिए एक किराया अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल का भी गठन होगा। साथ ही साथ इस कानून से आवासीय उद्देश्य के लिए मकान किराया पर देने के लिए 2 महीने का किराया एडवांस देने का भी प्रावधान रहेगा। वहीं मकान मालिकों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, किराए पर प्रॉपर्टी देने के लिए उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इससे देश में किराए के लिए आवास के बारे में कानूनी ढांचे का कायापलट करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सकेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन या रूल्स हैं, they will be free to decide whether they want to amend their existing legislation or enact a new set of rules and regulations. This is only a template, it's a model. जो dispute settlement या time bound and robust grievance redressal mechanism है, एक रेंट अथॉरिटी होगी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्राइब्यूनल टू फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स 60 दिन के अंदर। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,32,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.48% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,93,645 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,207 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 8.21% दर्ज की गई है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.57% है, जो कि लगातार 9 दिन से 10% से कम बनी हुई है। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 21 करोड़ 85,46,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 23,97,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं।
और तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण के मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया है जिसने गाइडलाइंस बनाई है, जिसे जल्दी ही जारी किया जाएगा। बच्चों को हो रही पोस्ट कोविड बीमारियों के बारे में सरकार का कहना है कि कुछ भी दिक्कत हो तो बच्चों को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैक्सीन के मोर्चे पर सरकार का कहना है कि जुलाई के आखिर तक वैक्सीन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होगी और लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। और देश भर के कोविड के आंकड़ों और राज्यों की स्थिति देखते हुए अब ज़्यादातर राज्यों में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार और राजस्थान में भी आज से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। बिहार में कोविड महामारी को देखते हुए जारी लॉकडाउन में आज से व्यापारिक गतिविधियों के लिए रियायतें दी जा रही हैं। राज्य में लॉकडाउन इस महीने की 8 तारीख तक जारी रहेगा। सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान वैकल्पिक आधार पर सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगे। राशन, डेयरी, सब्जी और मांस की दुकानें हर रोज़ खुलेंगी। संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय 1/4 उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक हर रोज़ खुलेंगे। प्राइवेट और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक शाम 4 बजे तक काम करेंगे, लेकिन लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं दोपहर 2 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी। वहीं राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस संक्रमण मामलों में आई गिरावट को देखते हुए आज से संशोधित लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए आज से आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का फैसला किया गया है। इसके तहत पूरे प्रदेश को हरे, पीले और लाल क्षेत्र यानी कि ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटकर छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी और पॉजिटिविटी रेट में गिरावट के दृष्टिगत ये फैसला लिया है। जन सामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। डेयरी और दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना को मंजूरी दे दी है कि राज्य के निजी अस्पताल कोविड उपचार के लिए मरीजों से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को सख्त और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि मोदी सरकार ने देश में श्रम कानून को आसान बनाया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मोदी सरकार ने भारत में श्रम कानूनों को 4 कोड्स के साथ 480 धाराओं के माध्यम से सरल बनाने की दिशा में काम किया है। पहले 1480 धाराओं के साथ 44 कानूनों की जटिल संरचना थी। श्रम कानूनों को बेहतर अनुपालन के साथ अधिक श्रम अनुकूल और निवेश अनुकूल बनाया गया है। और सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए जेएनयू की प्रवेश परीक्षा के संबंध में कुलपति एम जगदीश कुमार ने जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश परीक्षा का आयोजन तब किया जाएगा जब भी छात्रों के लिए ये लिखना सुरक्षित होगा। इसके साथ ही एकेडमिक तौर पर कोई नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। The decision taken with regard to the 12th standard examinations is both pragmatic and rational, considering the fact that the current pandemic situation is once in a century occurrence. The health and safety of our students are of paramount importance to all of us. In most higher educational institutions, such as JNU, the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. और मोदी सरकार ने श्रमिक परिवारों को राहत के लिए हाल में अहम कदमों का ऐलान किया है।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी के तहत मिलने वाले फायदे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित परिवारों को मिले, इसके लिए नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। खास बात यह है कि ये फ़ायदा कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों को मिले, इसके लिए इसे पिछले साल 24 मार्च से ही लागू किया गया है। और अब बात मेहुल चौकसी की। कैरेबियाई देश डोमिनिका में पकड़े गए भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले पर स्थानीय कोर्ट आज सुनवाई करेगी। अदालत फैसला करेगी कि चौकसी को वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा या फिर भारत को कस्टडी मिलेगी। 28 मई को डोमिनिका की अदालत ने चौकसी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई पूरी होने तक उसे देश में ही रखने का आदेश दिया था। महत्वपूर्ण है कि बीते 23 मई को एंटीगुआ में मेहुल चौकसी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उसकी तलाश का लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। वहीं 26 मई को चौकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक करार पर हस्ताक्षर और समर्थन के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। समझौते पर जून 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में देशों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। ये समझौता सदस्य राष्ट्रों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नए नवाचारों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। और कोरोना की दूसरी लहर का उफान अब थमता दिख रहा है। दूसरी लहर के दौरान अपनी सक्रियता से चर्चा में आई दिल्ली पुलिस अब कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ रणनीति को धार देने में जुट गई है। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए करियर आशा नाम की संस्था सामने आई है। करियर आशा ने आशा कोविड हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों लोगों की मदद की है और ये सिलसिला अब भी जारी है। महामारी के इस दौर में किसी की सहायता के लिए जान जोखिम में डालना बड़ी बात है। कुछ ऐसा ही काम दिल्ली के मयूर विहार कोटला स्थित आशा कोविड हेल्पलाइन के स्वयंसेवक कर रहे हैं। आज जब लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, ऐसे में इन आशा कोविड स्वयंसेवकों ने कोविड से ग्रसित मरीजों को न सिर्फ चिकित्सीय परामर्श मुहैया कराया है, बल्कि घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मुझे आईसीयू बेड्स चाहिए थे और एकदम मुझे बेड अवेलेबल हो गया। पूरी डिटेल्स मेरे पास एकदम आ गई। व्हाट्सएप पे कॉल्स मेरे पास बारी बारी आए। जब तक मुझे पेशेंट के लिए बेड नहीं मिल गया, कंफर्मेशन नहीं मिल गई, जब तक मुझसे हेल्पलाइन सेंटर से कॉल आती रही मेरे पास, पूछते रहे कि अब यहाँ पे बेड अवेलेबल है, यहाँ पे बेड अवेलेबल है। मुझे हर घंटे की, हर थोड़ी देर की रिपोर्ट्स मेरे पास आती रहीं। जब दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, ऐसे में करियर आशा को गुरुद्वारा राजौरी गार्डन की तरफ से न सिर्फ फ्री ऑक्सीजन मुहैया कराया गया, बल्कि कई सिलेंडर भी मदद के लिए मिले। आशा कोविड हेल्पलाइन जो मुख्य सुविधाएं प्रदान कर रही है, उनमें डॉक्टरों से परामर्श, नजदीकी कोविड हॉस्पिटल में खाली बेड की सूचना, ऑक्सीजन की व्यवस्था और प्लाज्मा डोनर्स की जानकारी मुख्य है। आशा कोविड हेल्पलाइन के जरिए एक नंबर इशू करा। कुछ डॉक्टर्स हमारी सपोर्ट में थे, जो लोग होम क्वारंटीन थे, उनकी मदद करने का हमने सोचा। अपना हेल्पलाइन नंबर हमने जारी कर रखा है। वो डॉक्टर्स का नंबर उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। वो डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट भी चेक कराते हैं और अपने बारे में पूछते हैं कि क्या मेडिसिन हमें लेनी है। डॉक्टर्स उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ये देते हैं। थर्ड वेव की हम तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड वेव अगर आती है तो हम पहले से ही तैयार हैं। हमारे पास बच्चों के भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिनको किसी भी किस्म की कोई डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है ना, तो ये डॉक्टर साहब ने, इन्होंने, आशा वालों ने बहुत हमारे ऊपर ना, इन्होंने हमारी संगत का साथ दिया। दिन में, रात में, शाम में, इवन रात को 12-1 बजे भी इनको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती थी किसी टाइम, तो मैं अपने घर में इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी रखता तो ये लेके जाते हैं। मैंने अपनी ना अभी तक लाइफ में जो मैंने अपने 8-10 सेवादार अच्छे देखे हैं ना, उनमें हमारे ये डॉक्टर साहब आते हैं। इस दौरान आशा कोविड हेल्पलाइन में न सिर्फ देश से, बल्कि कनाडा, इंग्लैंड और आयरलैंड से भी कॉल्स आ रही हैं। आशा कोविड हेल्पलाइन पर अब दिल्ली एनसीआर सहित दूसरे कई बड़े शहरों से कॉल अब कम हो गई हैं, लेकिन गांवों से कॉल्स आने का सिलसिला अभी भी जारी है।
अब भले ही कोविड की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई हो, लेकिन आशा कोविड हेल्पलाइन की स्पीड अब भी बरकरार है और टीम ने तीसरी लहर की संभावना के चलते अपनी कमर कस ली है। दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट। और कोरोना की महामारी से देशवासियों को महफूज रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोविड रिस्पांस टीम बनाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पहल से प्रेरित 130 से अधिक चिकित्सकों और 1200 से अधिक वॉलंटियर्स की ये टीम आइसोलेशन सेंटर, मोबाइल ऑक्सीजन सेवा के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और दवाइयां जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और 28,000 लोगों को खाना खिलाने का काम कर रही है। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। देश में महामारी के व्यापक प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। ऐसे में लोगों को सकारात्मक रहने की जरूरत है। कोरोना महामारी पर हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोविड रिस्पांस टीम का गठन कर जरूरतमंद लोगों की मदद का अभियान चलाया है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोविड आपदा मानवता पर है। हम सभी को अपने मतभेद भुलाकर एक होकर इस महामारी का सामना करने की जरूरत है। धैर्यवान लोग रहते हैं, वो प्रयास सतत जारी रखते जब तक उपलब्धि होती नहीं पूरी की पूरी। हमको वैसे करना है और स्वाभाविक आपत्ति सारी मानवता पर है। भारत को अपना उदाहरण रखना है, पूरे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है। कोविड रिस्पांस टीम के संयोजक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जन सेवा के लिए हमने 500 बेड के साथ 9 आइसोलेशन सेंटर बनाने के साथ ऑक्सीजन ऑन व्हील के लिए 6 बेड तैयार किए हैं। 2800 से अधिक लोगों को खाना दे रहे हैं। ऑलरेडी 9 आइसोलेशन सेंटर्स को इख्तियार कर लिया गया है और मकसद है कि इनको और भी 25 आइसोलेशन सेंटर बनाने का इरादा है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 9 मोबाइल ऑक्सीजन सेंटर्स तैयार किए गए हैं और आखिर में 30 तैयार किए जाएंगे। इसमें जो मोबाइल ऑक्सीजन सेंटर हैं उसके अंदर में हर एक के अंदर में 6 बेड हैं और ऑलरेडी 28,000 फैमिलीज़ को जो कोविड से अफेक्टेड है इनको एक प्रतिदिन खाना दिया जा रहा है। कोविड रिस्पांस टीम के सह संयोजक व सेवा भारती के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने कहा, सीआरटी का मकसद उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर समाज के सेवाभावी नागरिकों की मदद से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो कोविड प्रभावितों के लिए दवा और दुआ दोनों करे। कोविड रिस्पांस टीम इसकी एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे, कोई मेडिसिन देना चाह रहे हैं, कोई डॉक्टर्स अपनी मदद करना चाह रहे हैं, कोई भोजन देना चाह रहे हैं, तो किसके माध्यम से बंटवाए, मेडिसिन किसके माध्यम से बंटवाए, देना तो चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म निकल कर आया कि किसी के पास में हाथ है, किसी के पास में धन है, किसी के पास में दिमाग है, किसी के पास में अपनी अलग क्षमता है, तो वो सारों को एक प्लेटफार्म लाकर खड़ा कर दिया, उसका नाम है सीआरटी। गौरतलब है कि कोविड रिस्पांस टीम के 1200 से अधिक वॉलंटियर्स और 130 से अधिक डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। सीआरटी को अभी तक 10,000 से अधिक कॉल आ चुके हैं। मैं आपसे चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल दें। ये मेरे फादर सुभाष श्रीवास्तव, हमने इनकी हेल्प ली है फॉर ऑक्सीजन। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। सीआरटी की टीम ने अभी तक कोविड पीड़ित मरीजों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों के लिए 1000 से अधिक प्लाज्मा डोनेशन, 1500 से अधिक सीटी स्कैन, कोविड से जान गंवाने वालों के लिए 3000 से अधिक मृतकों के विधि विधान से अंतिम। दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर ने अपने 90 लाख नागरिकों को 100 दिनों के भीतर कोविड वैक्सीन लगाने की एक योजना बनाई है। इक्वाडोर अप्रैल में हुए चुनाव के दौरान बनाए गए 300 केंद्रों का वैक्सीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल करेगा। इक्वाडोर को अब तक फाइजर और एस्ट्राजेनेका के 35 लाख वैक्सीन डोज प्राप्त हो चुके हैं। इक्वाडोर सरकार स्पुतनिक वी वैक्सीन का 1 करोड़ 80 लाख डोज खरीदने के लिए रूस की सरकार से बातचीत कर रही है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन आपूर्ति में तेजी लाने का भी आग्रह किया है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल दबीबा फ्रांस के दौरे पर हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लीबियाई पीएम का स्वागत किया।
दोनों नेताओं ने एलसी पैलेस में मुलाकात की। दोनों के बीच लीबिया में 23 अक्टूबर 2020 को हुए संघर्ष विराम को लागू करने, आने वाले आम चुनाव और वहां फ्रांसीसी निवेश पर चर्चा हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि लीबिया की मांग के अनुसार वहां सभी विदेशी दखल पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लीबिया की ज़मीन से रूसी, तुर्क और उनके सीरियाई भाड़े के सैनिकों सहित सभी विदेशी ताकतों को हटाने के बाद ही ये संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओक्लाहोमा के टुल्सा स्थित ग्रीनवुड कल्चरल सेंटर का दौरा किया। बाइडेन ग्रीनवुड कल्चरल सेंटर का दौरा करने वाले पहले पदासीन राष्ट्रपति बन गए हैं। दरअसल टुल्सा में 100 वर्ष पूर्व सैकड़ों अश्वेत नागरिकों का श्वेत अमेरिकियों द्वारा नरसंहार किया गया था। बाइडेन नरसंहार की 100वीं बरसी पर ग्रीनवुड समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और असमानता से निपटने के लिए सरकार के कदमों की घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन नस्लवादी हिंसा की अमेरिकी विरासत और आगे की एकता के लिए चुनौतियों पर अपना संबोधन देंगे। इस घटना में 300 से अधिक अश्वेत अमेरिकियों को गोली मार दी गई थी और उनके घरों और व्यापार को लूट लिया गया था। अल्जीरिया ने 14 महीनों के बंद के बाद पहली बार आंशिक रूप से हवाई मार्ग को खोल दिया। फ्रांस, ट्यूनीशिया, स्पेन और तुर्की के 5 शहरों के लिए साप्ताहिक उड़ानों को शुरू किया गया है। आंशिक अनलॉक प्रक्रिया में सीमित उड़ानों को अनुमति दी गई है, जबकि कोविड टेस्ट और अनिवार्य क्वारंटीन को शामिल किया गया है। अल्जीरिया ने मार्च 2020 में कोविड के मद्देनजर अपनी सीमा को बंद कर दिया था और सभी उड़ानें रद्द कर दी थीं। बेलारूस की मीडिया की एक खबर के मुताबिक पिछले साल एक कार्रवाई में हिरासत में लिए गए बेलारूस के कैदी ने मंगलवार को मिन्स्क में एक अदालत में सुनवाई के दौरान अपना गला काटने की कोशिश की। कैदी ने यह कदम तब उठाया जब उसे बताया गया कि अगर उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो उसके परिवार और पड़ोसियों को अभियोजन का सामना करना होगा। भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के फ्रैंको कुगोर की जोड़ी फ्रेंच ओपन पुरुष युगल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। पहले दौर के मुकाबले में उन्होंने जॉर्जिया के निकोलस बासिलाश्विली और जर्मनी के एंद्रे बेजेमैन को सीधे सेटों में हराया। बोपन्ना और कुगोर ने 1 घंटे 1 मिनट तक चले मैच में 6-4, 6-2 से जीत दर्ज की। बोपन्ना और कुगोर ने पहले सेट में प्रतिद्वंदी की सर्विस 1 बार और दूसरे सेट में 2 बार तोड़ी। दूसरे राउंड में अब उनका सामना अमेरिका के निकोलस मुनरो और फ्रांसिस टियाफो की जोड़ी के साथ होगा। और क्ले कोर्ट के दिग्गज और गत विजेता स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन की शुरुआत अपने चिर परिचित अंदाज में जीत के साथ की है। नडाल ने पुरुष एकल के पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन को सीधे सेटों में मात देते हुए दूसरे दौर में जगह पक्की की। तीसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने यह मैच 6-3, 6-2 और 7-6 से अपने नाम किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Audio Jungle.